मध्य मुकाबिल में खुश आमदेद। मैं हूं रबिया एहसन और मेरे साथ मौजूद है स्टूडियोज में आमिर मतीन और रऊफ क्लास्ट्रा। और आज की जो एक्सक्लूसिव स्टोरीज हैं जिन पर हम बात करेंगे, सबसे पहले बॉम्ब शेल। इमरान खान ने फौरी तौर पर जहांगीर तरीन के खिलाफ लंदन में 50 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का वो मुकदमा खोल लिया है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें ताउम्र नाअहल कर दिया था। तरीन फैमिली को मंगल के रोज इस स्कैंडल की तमाम तफसीलात समेत तलब कर लिया गया है, जबकि इस दौरान इमरान खान हुकूमत ने बरतानिया से भी राब्ता करके तरीन समेत खानदान के असासों की तफसीलात देने की दरखास्त दे दी। लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन में तरीन के हवाले से खुसूसी सेल कायम, तहलका खेज तफसीलात है जिन्हें प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। दूसरी स्टोरी, स्विस केस दोबारा खुल गया, बड़े मगरमच्छों की नींदें उड़ गई। नैब के साबिक चेयरमैन कमरुज़्ज़मान के गिर्द घेरा तंग कर लिया गया। नैब का आला ओहदेदार स्विस केस में वादा माफ गवाह बनकर सामने आया है। क्या आसिफ अली जरदारी दोबारा से स्विस केस में फंस सकते हैं, ये जानने की कोशिश करेंगे। रूडा रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के साबिक चेयरमैन के हवाले से भी बात करेंगे। राशिद अजीज जो सरकारी गाड़ी लेकर भाग गए हैं और गाड़ी छुड़ाने के लिए पंजाब हुकूमत छापे मार रही है। मुस्ताफी होने वाले राशिद अजीज का ये कहना है कि वो लग्जरी जो गाड़ी है उसे वापस नहीं करेंगे। इसकी कहानी है क्या, इसको अनफोल्ड करने की कोशिश करेंगे। नैब केस में कैप्टन सफदर का बड़ा झूठ बेनकाब हुआ है, गिरफ्तारी का खतरा। केस की एक्सक्लूसिव कहानी क्या है जानेंगे आमिर मतीन से, और डेफिनेटली इस पर तबसरा होगा, इसका जायजा लेंगे। रऊफ क्लास्ट्रा भी। तो आगाज करते हैं डिस्कशन का। सर, बड़ी एक एक्सक्लूसिव स्टोरी है। स्टोरी इतनी एक्सक्लूसिव नहीं है, लेकिन बात वही है कि इसके क्या आउटकम्स हो सकते हैं। जहांगीर तरीन को कल तलब किया गया है एफआईआई की जानिब से। जहांगीर तरीन के मुतल्लिक जो है ना पीएचडी और ज़्यादा एक्सक्लूसिव मवाद जो है ना वो रऊफ क्लास्ट्रा साहब के बाद है, मगर मैं उसकी एक थोड़ी सी तमहीद सिर्फ बांधूंगा। वो ये है कि आज सारी टेलीविज़न चैनल्स पे आज पीडीएन चल रहा है। हम उस पर इसलिए बहस में नहीं चल रहे कि वो अभी एक आज लग रहा है जैसे हम वो मुहावरे में कहते हैं ना सौतनों की लड़ाई, या वो एक बचगाना उसने ये कहा वो कहा। तो पीडीएम का जनाजा निकल चुका है और मेरा नहीं ख्याल है ये 1-2 साल जो है इमरान खान के मजीद जो 2.5 साल के अंदर ये दोबारा खड़े हो पाएंगे, और खड़े भी हो पाएंगे तो ये लड़ाइयाँ और आपस की डिवीजन ये ऐसी ही रहेगी। बात अब आगे चली गई है कि अभी जो तमाम अपोजिशन है उसके और पीटीआई के तमाम जो दुश्मनान हैं, जिसमें कि आप अभी उस लिस्ट में जहांगीर तरीन साहब को भी एज डिसिडेंट डाल लें, सबके लिए मुश्किलात आ रही हैं। और ये मुश्किलात दिनों में और हफ्तों में आ रही हैं, ये महीनों सालों की बात नहीं कर रहे हैं कि ये फौरी आ रही हैं। पहले ज़रा जहांगीर तरीन के मतलब मैंने कहा रऊफ क्लास्ट्रा साहब के पास बहुत एक्सक्लूसिव मटीरियल है, ये उसकी इब्तिदा ये करेंगे। मैं थोड़ी सी बाकियों की जो मुसीबत आ रही है ना उसकी बता दूं कि कैप्टन सफदर साहब जो हैं उनकी 15 को पेशी है हाई कोर्ट में। पहले 9 पेशियों में वो बच गए हैं और जमानत में हैं, मगर उनके खिलाफ जो तफ्तीश है वो नए मोड़ पे इसलिए चली गई है कि पहले उनका एक मजीद झूठ पकड़ा गया है, और वो एविडेंस जो है ना मुझे लगता है कि वो सर्कमस्टेंशली और वैसे भी वो काफ़ी मजबूत है कि उन्होंने ये क्लेम किया था कि उनकी एक मिल है वहाँ पे फ्लोर मिल थी कि वो मेरी आबाई ज़मीन पे है। वो जब तफ्तीश की गई तो वो पता चला कि नहीं, उन्होंने खुद ख़रीदी भी वो ज़मीन थी, और उसमें रेवेन्यू अफसरान ने वो लिख के अब एफिडेविट्स भी आ गए हैं कि नहीं जनाब ये झूठ बोल रहे थे। वो उनका मिसक्लेम भी आ जाता है, डिस्क्लोजर भी आ जाता है, उसके अंदर चीट और फ्रॉड का भी आ जाता है। तो इस बात का खदशा हो सकता है, इम्कान हो सकता है कि अदालत इस दफ़ा शायद उनकी ज़मानत कैंसिल करे। ये भी कल परसों ये तो झटका आ रहा है नून लीग के लिए। ठीक है। और साथ में उससे बड़ा झटका आ रहा है जी पीपल्स पार्टी का, जो पीपल्स पार्टी ने जो नरमी दिखा रही है और ये पीडीएम से जो बाहर निकल गई है। मौलाना फजलुर रहमान भी किसी से बात नहीं कर रहे, तो सारों को अपने गिर्द जो ना घेरा तंग नज़र आ रहा है। इस वजह से मैं समझता हूँ बड़ी कंप्रोमाइज़ पोजीशन में है पीपल्स पार्टी के लिए। एक बहुत बड़ा खौफनाक किस्म का जो क्लास साहब का फेवरेट फ्रेज है ना कि बॉम्बशेल, वो बॉम्बशेल ये है कि ये खबर को लोगों ने गौर नहीं किया कि स्विस केस जो है ना वो दोबारा खुल गया, बस ये खबर चली है। उसका बैकग्राउंड ये जो है उसकी डिटेल्स बड़ी खौफनाक हैं। वो ये हैं कि लोगों को भूल गया है कि आसिफ जरदारी साहब जो ये स्विस केसेस के अंदर जो बचे थे एहतसाब अदालत से, वो इसलिए नहीं बचे थे कि लोग समझते हैं जी फारूक यूसुफ रजा गिलानी ने सुप्रीम कोर्ट को जो है ना वो स्विस के जो है ना अकाउंट्स की तफसीलात नहीं थी भेजी, तो उस वजह से जो है वो केस नहीं खुल सका। उसके कुछ ज़्यादा असरात नहीं पड़े थे स्विस कोर्ट्स के अंदर।
असल केस इसलिए ख़त्म हुआ था कि यहाँ की एहतसाब अदालत ने उनको छोड़ दिया था, और छोड़ा इस बना पे था कि उस वक्त जो डॉक्यूमेंट्स पेश किए गए थे, $60 मिलियन की वो केस था, $60 मिलियन के जो एसेट्स की वो जो सारी स्टोरी थी, वो डॉक्यूमेंट्स की वो फोटो स्टेट कॉपियां थी। अदालत ने कहा जनाब ये आप अदालत के अंदर असली चीज़ें दस्तावेजात किधर हैं, कॉपियों के ऊपर हम केस का फैसला नहीं कर सकते। अब ये जब कैबिनेट ने ये कल परसों जब इसकी इंक्वायरी स्विस केस खोला ब्रॉडशीट के साथ, स्विस को इस भी उन्होंने कही उस पर भी नज़र मारें, तो ये उन्होंने कहा जी 2011 से लेके 18 तक के जो नैब चेयरमैन है उनकी सारी तफ्तीश की जाए। अब ये पता चला है कि वो जो फेवरेट वाजिद शमसुल हसन का जो शॉट है, वीडियो शॉट, जिसमें वो जनीवा में नजर आते हैं कि जी डब्बे लेके जा रहे हैं सिगार पीते हुए, तो वो डब्बे जो थे उन्होंने नैब के हवाले किए थे, और वो उस वक्त नैब के पास असली दस्तावेजात मौजूद थी। मगर उस वक्त इल्ज़ाम यह है कि कमर ज़मान चौधरी साहब जो हैं उस वक्त नैब के चेयरमैन थे, इन्होंने जानते बूझते हुए वो दस्तावेजात अपने पास रख के पीपल्स पार्टी के साथ मिल के वहाँ पे कॉपियाँ दे दी, जिससे कि आसुदारी बच गए। अब ये पता चल रहा है कि जनाब वो नैब के ऊपर जब ये इंक्वायरी की गई है, तो वो जो एक डीजी साहब हैं, आला अहदेदार कह लें नैब के, उनके वो वादा माफ गवाह बन गए हैं, अप्रूवर बन गए हैं, और वो दस्तावेजात आ रही हैं। अच्छा। अब उस दस्तावेजात अगर वो आ जाती हैं तो फिर उसके बाद वो केस स्विस का दोबारा खुल जाता है, क्योंकि वो याद रहे कि वो जो $60 मिलियन जो ट्रांसफ़र हुए थे उसकी मनी ट्रेल भी होगी कि वहाँ कहाँ गए, कैसे गए। पहले इनका जो लोग कहते हैं कि जी बेनज़ीर साहब और राशिदारी उसके अंदर वो नहीं थे, वो बहरहाल वहाँ से पैसे निकाले गए। अब वो मनी ट्रेल भी आ जाएगी। साथ में कमर ज़मान चौधरी साहब दोबारा वो समझ रहे थे कि जनाब उन्होंने अदाबिया में और सारी वो चीज़ें खोलने से इनकार कर दिया था, और वो समझ रहे थे कि आजकल कि मैं बड़ी वॉक्स कर रहा हूँ और मेरा क्या बिगड़ गया। तो उनका बिगड़ गया है, उनको बुला लिया गया है कि जनाब अगर ये प्रूव हो जाता है कि वो दस्तावेजात मौजूद थी, तो वो स्विस का कोर्ट यहाँ पे साहब के दोबारा खुल जाएगा, जिससे कमर ज़मान चौधरी साहब भी कटहरे में आते हैं और अहदेदार भी कटहरे में आते हैं। और आसिफ जरदारी साहब, अगर ये प्रूव हो जाता है कि ये मैलाफाइडी बदनीति पे मिल मिला के जानबूझकर दस्तावेजात को छुपाया गया हुआ था, तो फिर ये दोबारा आसिफ जरदारी साहब भी, कमर ज़मान चौधरी साहब भी और भी बड़े खुल जाते हैं। पर मैं चाह रहा हूँ कि आज जहांगीर तरीन साहब के पास ये क्लास साहब जो है ना, ये इतनी फाइलों के दद्दा लेके बैठे हुए हैं, ये वहाँ से शुरू करें। वो तफसीलात ज़्यादा खौफनाक है, इससे भी ज़्यादा खौफनाक है। खौफनाक तफसीलात क्लास साहब। और सबसे अहम बात यह है कि ये इमरान खान की हुकूमत है जिन्होंने बड़ा स्टैंड लिया था उस वक्त जहांगीर तरीन के लिए कि उनको निशाना बनाया गया है और उनको कुर्बानी उनकी ली गई है हमसे, तो ये कुर्बानी ली गई है, FIA ने फिर बुला लिया वापस आ जाए। वो कहते हैं ना बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे, मतलब ये सबसे फिट आती है जो कुछ चीज़ें हमारे सामने या डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस के साथ हम बैठे हुए हैं। ये FIA का नोटिस है जनाब, ये आज का ही इशू है। आजकल आपको पता है वहाँ से FIA नोटिस जारी करती है, साथ ही वो रिलीज़ हो जाते हैं, जारी हो जाते हैं। बाकी चीज़ें तो इसमें अपनी जगह पे हैं। एक चीज़ में जब अभी हम बैठे हुए थे सारे, हमारी टीम भी, आप लोग भी, इसमें जो लास्ट एक उन्होंने कहा है ना, मेरा ख्याल 8 नंबर है अगर मैं गलत नहीं कह रहा, उसमें रोमन में जो उन्होंने नंबरिंग की हुई है, जब इस पे पहुंचे तो हम सारे चौंक गए हैं कि हैं वाकई हम ठीक पढ़ रहे हैं या कोई हमसे कोई गलती हो रही है कोई इसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि जो नोटिस भेजा गया जहांगीर तरीन को, अली तरीन को और शाह सलीम राना साहब जो हैं, ये जो मसूफ हैं कि भाई साहब आप तशरीफ़ लाएँ कल, हमारे कल से मुराद है मंगल के दिन 13 को, और अपने साथ आते हुए, अब जरा ये कैच इसमें सुनिएगा, अपने साथ आते हुए जो उन्होंने कहा कि आपकी वहाँ लंदन में प्रॉपर्टी हाइट हाउस है न्यूबरी में, और उसमें आप उसकी ज़रा डिटेल लेके आएँ कि फ़ॉरेन फंडिंग थी, फ़ॉरेन आपके एसेट से अली तरीन साहब के नाम पे थे या बला बला जो भी थे, और अली तरीन साहब ने इनका जिक्र किया है 9 अप्रैल वाली जो अपनी पेशी थी उसमें उन्होंने किया है अपने IO के सामने। सो मेहरबानी फरमा के ये डिटेल लेते हैं, इस पर हम चौंके हैं थोड़े से। और स्टोरी यहाँ से बन रही है, हमें ख्याल आया, हमारे पास भी रिपोर्टर हैं यहाँ पे, बड़ा अच्छा हमारे पास है सबी हसनैन, वो है रिपोर्टर, कोर्ट रिपोर्टिंग करता है, इज़ ए गुड रिपोर्टर। और मैं कि यार सभी आमिर साहब बैठे थे, मैं कहा आमिर भाई ये तो वही वाला केस नहीं है जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हेयरिंग होती रही है, जहांगीर तरीन के खिलाफ इमरान खान साहब इकट्ठे जाते थे, यहाँ पे साख हकवानी साहब जाते थे, पूरी PTI उन दिन इनका अपना सोशल मीडिया होता है और बढ़ा चढ़ा के, ये तो पूरा केस इसी चीज़ पे लड़ा गया था जो FIA ने इनको कल बुलाया हुआ है कि आप हैं और आके हमें बताएं ज़रा ये सारा केस क्या है। वो क्या केस था
केस ये था कि तरीन साहब ने कोई 50 करोड़ रुपए के करीब इन्होंने मनी भेजी थी, पैसे भेजे थे पाकिस्तान से इन्होंने लंदन। उस वक्त का जो इसका रेट चल रहा था 50 करोड़ रुपए के करीब, और उन्होंने वहां पे एक 12 एकड़ पे महल खरीदा है, 12 एकड़ की पूरी उसकी डिटेल के साथ। खैर ले लिया उन्होंने, फेयर नफ। इस पे हनीफ अब्बासी साहब जो हैं, अगर मैं गलत नहीं पढ़ा, ये मेरे पास पूरी जजमेंट है सारी की सारी मैंने निकलवाई है सभी, और मैंने बैठ के उसमें तो उन्होंने हनीफ अब्बासी साहब ये लेकर गए थे तरीन साहब के खिलाफ। उनका ये कहना था कि तरीन साहब ने जो 2015 में लोधरा में इन्होंने बाई इलेक्शन वहां पे लड़ा था और इसमें अपने एसेट्स वगैरह डिक्लेयर किए थे, उसमें इसको उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया था। ये जो महल है हाइड हाउस को 50 करोड़ रुपए के जो इन्होंने बहर भेजे थे, उर्स पे उनको बुला लिया गया, सुप्रीम कोर्ट ने बुला लिया कि तशरीफ लें और हमें बताएं कि जनाब आपने कैसे किया है, क्योंकि ऑलरेडी नवाज शरीफ साहब पे भी यही चल रहा था, बाकियों पे भी चल रहे थे, इमरान खान साहब पे भी केस एक चल रहा था, 3-4 केस इकट्ठे हो गए, तो उसमें तरीन साहब के था। अब तरीन साहब ने उसमें इन्होंने स्टैंड लिया। इनका ये कहना था कि जनाब ये हाइड हाउस है, ये बेसिकली मैंने बच्चों को गिफ्ट किया था, एक ट्रस्ट बनाया था, ट्रस्ट बनाने के बाद हमने ये बच्चों का नाम पे, मेरे नाम तो था नहीं, दे आर द बेनिफिशियरी, मैं तो हूँ नहीं, लिहाजा मैंने इनका जिक्र नहीं किया इन पे। इनका ये पॉइंट ऑफ व्यू था, अगर मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, थोड़ा सा मैंने पढ़ा भी है इस पे। जनाब सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी खौफनाक किस्म के इनके बारे में अल्फाज लिखे थे, मैं फिर कल उस पर फॉलो अप करेंगे, बड़ी स्टोरी है ये मरने वाली नहीं, बहुत बड़ा बम शेल जैसे मैं कहता हूँ, तो ना ये वो वाला बम शेल रियल इन द वर्ड्स, कि जिस केस पे तरीन को उन्होंने डिस्क्वालीफाई किया था सुप्रीम कोर्ट ने, वो केस पे कल एफआईए ने दोबारा खोल लिया है, जिस पे इमरान खान साहब वो कहते, इसका मतलब है फिर तो जहांगीर तरीन बेचारा ठीक रोता था कि मुझे डिस्क्वालीफाई करवाने में और बैलेंस करवाने में कि नवाज शरीफ साहब के अभी ये डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं, चलो इमरान खान को छोड़ देते हैं, तो कोई एक उसमें बड़ा आदमी जो है ना पीटीए का, उसको डिस्क्वालीफाई करने बैलेंसिंग फैक्टर के लिए, तो फिर तो बेचारा ठीक रो रहा था। फिर जहांगीर तरीन जो है कि अब ये पता चला कि इमरान खान साहब की एफआईए ने, शहजाद अकबर की एफआईए ने, या उन शेख रशीद की एफआईए ने वही केस दोबारा खोल लिया है जिसपे साकिब निसार उनको डिस्क्वालीफाई करके गए थे, उनसे दोबारा तफसीलात मांग ली गई हैं। वो तो क्लोज केस था, 2017 में फैसला हुआ। खैर उस वक्त तरीन साहब ने ये उन्होंने ये लिया था, पॉइंट ऑफ व्यू लिया था कि भाई साहब ये ट्रस्ट था और इस ट्रस्ट के बेनिफिशियरी जो है मेरे बेटे थे, मैंने गिफ्ट किया था, मेरा ऐसे ताल्लुक नहीं था, सो आई डिडंट डिक्लेयर इट। इस पे उन्होंने कहा था कि भाई साहब आप झूठे भी हैं, आप डिसऑनेस्ट भी हैं, आप और भी 3-4 लफ्ज उन्होंने इस्तेमाल किए थे, मैं अब नहीं करना चाहता, अगरचे कोर्ट ने इनके बारे में 63 मतलब ये कि सादे कमीन नहीं है, इस्लामी तरीका है अच्छे तरीके से बात करने का। उन्होंने सादे कमीन से जाके आगे की बातें की थी, वो आपको डिटेल कहेंगे तो कल आपके साथ प्रोड्यूस कर देंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने जहांगीर तरीन के बारे में क्या क्या अल्फाज इस्तेमाल किए थे। कि भाई साहब उन्होंने कहा जनाब तरीन साहब अपने आप को बड़ा चालाक समझते हैं, ये अल्फाज है, चले अब आपने मजबूर कर दिया ना 62-63 की एक हमने कवर दे देते हैं ना बड़ा डिसेंट तरीके से। मैं जरा सुप्रीम कोर्ट की ज़बान में अब जा रहे हैं, जो उन्होंने लिखा है ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। उन्होंने कहा जनाब ये अपने आप को चालाक समझते हैं, ज़हीन समझते हैं, बहुत बड़ा मैं बिजनेसमैन हूँ, सारी अक्ल मेरे पास है, दुनिया का ज़हीन तरीन आदमी हूँ, मैं ऐसी यहाँ पे बैठ के कोई यहाँ पे एक कहते हैं कंपनियाँ बनाऊँगा, ऑफशोर बनाऊँगा, किसी को पता ही नहीं चलेगा कि कौन इसका बेनिफिशरीज है। उन्होंने कहा जनाब उसकी मिसाल दी उन्होंने साकिब निसार साहब ने, और अगर नाराज़ ना हो मेरे अराई भाई तो मैं कहना चाहता हूँ उसमें उन्होंने प्याज की मिसाल दी, प्याज की बकायदा, जी सर, लेयर्स ऑफ ऑनियंस जो जिस पे आप जा रहे हैं। उन्होंने कहा अच्छा साकिब निसार साहब भी उसी ही बिरादरी से हैं और मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, मोहब्बत करने वाले हैं, बहुत सारे रहीम में हमारे भाई हैं, काबिल हैं, कम्पिटेंट लोग हैं, कामयाब बिजनेसमैन हैं। तो उन्होंने खैर प्याज की ही उन्होंने जाके ना मिसाल दी बड़ी मज़े की। उन्होंने कहा भाई साहब आपकी जो करप्शन जो है ना, आपकी जो वारदात आपने की है, ये इन डॉक्यूमेंट्स में लिखा हुआ है। वो कहते हैं कि ऑनियंस होते हैं ना, जैसे ऑनियंस को आप छीलना शुरू करते हैं, एक लेयर उसकी तह उतारें, फिर दूसरी के नीचे तीसरी निकलती है, तीसरी के नीचे चौथी, पांचवी, कहते हैं उसकी लेयर्स होती हैं। ऑनियन जो है ना लेयर्स है सारी की सारी। तो उनको कहना था कि हजूर आपने इसी तरह ही करप्शन की है, ऑनियंस की लेयर्स की तरह। ये तरीन साहब के बारे में कह रही है सुप्रीम कोर्ट। आपने क्या काम किया, आपने एक ऑफशोर बनाई, एक आपने लेयर बनाई ऑनियन की, प्याज की, हमने वो उतारी, जरा थोड़ी सी देखें को आगे क्या है, एक और लेयर निकल आई, एक और ऑफशोर बनी हुई थी, हमने तीसरी चौथी, और जो हम खोलते गए तो पता चलता गया कि सारी की सारी लेयर जो है सारी की सारी ऑफशोर कंपनी है। और छुपाने के लिए ये जो ट्रस्ट किया है कि जब हम एंड पे पहुंचे पूरा हमने आके ऑनियंस या प्याज का वो जो गट्ठा था हमने खोला
तो नीचे से उन्होंने कहा तरीन साहब आप निकले हैं, आपने जितना छुपाने की कोशिश की है, ऑनर आप ही थे, आप ही थे, यू आर द बेनिफिशियल और आपने वो क्लेम नहीं की हुई, आपने क्लेम नहीं की, जिसका डिक्लेयर नहीं किया, छुपाते रहे, आपको छुपाते रहे, और आपने कहा मैंने बच्चों को दी है, आपने यहाँ पे ठीक है आपने लीगली पैसे भेजे होंगे, टैक्स का पैसा होगा, यहाँ से जो कुछ भी किया सब कुछ किया। अब इस चीज पे उन्होंने इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया, फॉर एवर कर दिया। हालांकि उन्होंने अगर दीगर देखे जाएं, बाज को 5 साल के लिए किया, जैसे यूसरा गिलानी को तौहीन अदालत का केस था 5 साल के लिए किया, दानियाल अजीज को 5 साल के लिए किया, तलाल को मेरा ख्याल शायद 5 साल के लिए किया, लेकिन तरीन साहब का क्योंकि उन्होंने इनको ये मैच करना था नवाज शरीफ के साथ, जिस पे इनको हमेशा शक रहा है तरीन साहब को कि मुझे डिस्क्वालीफाई कराने में इमरान खान साहब का उस वक्त कंसेंट इनकी शामिल थी, और इनके एक टेप जो है ना घर से बक करके, ये मैंने ऑलरेडी ये खबर मैं दे चुका हूं कि तरीन साहब के घर को बक करके एक टेप इमरान खान साहब को उनको सुनवाई गई थी कि भाई साहब अपने घर के फैमिली में बैठकर ये क्या गुफ्तगू कर रहे हैं 3-4 लोग, जिसमें यह कहा जा रहा है कि शायद कि मुझे डिस्क्वालीफाई कराने में इमरान खान साहब की भी कंसेंट शामिल है, क्यों कि वो चाहते थे कि नवाज शरीफ साहब वाला वो जो है ना, वो जरा दुख जो है ना पीएमएल नवाज को वो थोड़ा कम हो जाए। लिहाजा ये चीज इसलिए भी लगती है कि इसमें इनको ताहयात उन्होंने वो किया है, इनको डिस्क्वालीफाई किया जैसे नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई किया है। खैर इस पे जो भी हो, अब इसमें सवाल ये पैदा होता है कि इमरान खान साहब और पीटीआई जो हैं ये तो इस केस को केस नहीं समझते थे, ये तो रोजाना समझते थे कि तरीन साहब बिल्कुल ठीक मौके पे खड़े हैं, उनके साथ बड़ी ज्यादती हुई है। अब क्या हुआ है, वो कहते हैं ना, एक हमारे यहाँ एक मिसाल है कि उसकी बांदरी के पाँव जलने लगे थे तो उसने बच्चों को भी पाँव नीचे दे दिया था। सर जब आपकी हुकूमतें जाने का वो हो जाए ना, खतरे पड़ जाएं, और जहांगीर 30-40 लोगों को बुला ले अपने पास, वो फिर जलूस लेके जाए, कोस्टर में जाएं, फिर शाहमुद कुरैशी के हल्के में जाने की बातें करें, तो फिर जब पाँव जलने लगे ना, तो फिर उसके बाद हुकूमतें जो होती हैं ना, वो फिर ये नहीं देखती होती कि इसमें हमारा पहले स्टांस क्या था, बाद में क्या होगा, कैसे होगा। बल्कि अभी मैं ट्वीट देख रहा था, हमारे दोस्त हैं अजहर जवेद, तो अजहर जवेद की खबर बड़ी वो होती है, मतलब इस तरह की खबर उनकी, उन्होंने लंदन से ट्वीट किया है, उन्होंने कह रहा है कि पाकिस्तानी हुकूमत ने बाकायदा बरतानिया से भी रब्ता किया है कि हमें बताई जाए, मनी लॉन्ड्रिंग की तफसील दी जाए, तरीन साहब की दी जाए, बाकी लोगों को दी जाए। सो मेरे लिए बड़ी एक अजीब सी वो है कि जनाब कि इमरान खान हुकूमत ने वो केस जिस पे साकिब निसार, जहांगीर तरीन को डिस्क्वालीफाई करके गए थे, वो दोबारा खोल लिया और जिस पे साथ देते रहे और ये कहा कि इनको निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद अभी हम देख रहे हैं कि एफआई की तरफ से जो कार्रवाई का आगाज हुआ है, ये किस तरह से लेयर बाय लेयर अनफोल्ड होगी और किस तरह से इसमें अंदर से अनियन कौन सी निकलेगी, उसके ऊपर बात करेंगे, डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे आफ्टर दिस ब्रेक। हमारे साथ रहिए। मध्य मुकाबल में एक बार फिर खुशामदीद और डिस्कशन को वहीं से कंटिन्यू करेंगे। आमिर मतीन साहब, जिस तरह से बात की रऊफ क्लास्टर साहब ने, और उन्होंने कहा कि एक बड़ी एंगल है इसके अंदर कि ये क्या होने जा रहा है, और दूसरे इसकी पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस को अगर वे करें, पूरा सिनेरियो क्या बन रहा है। मैं बिल्कुल, आपने बड़ी अच्छी बात की, पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस बड़ी इंपॉर्टेंट है, मगर मैं थोड़ी इसकी लीगल साइड भी, बैकग्राउंड लोगों को भूल जाता है। इसका बैकग्राउंड ये है कि हम पहले ही एक्सप्लेन कर रहे थे कि एक तो चीनी की इंक्वायरी चल रही है, जो कि पूरे जिस तरह 22 ख़ानदानों पे भुट्टो साहब ने हाथ डाला था, तो आज के वो 22 ख़ानदानों पे समझ लें वो डराइए। उसके अंदर अकेले जहांगीर तरीन नहीं है, उसके अंदर तमाम ही बड़े पाकिस्तान के सियासी और इंडस्ट्रियल ख़ानदान आ जाते हैं। एक तो वो लड़ाई है, वो केस अलहदा है। उसके अंदर जो है अभी फ़िलहाल इनके CEOs या इनके सेल्स मैनेजर वो बुला रहे हैं, उसके अंदर सट्टे के इल्ज़ाम भी हैं, उसके अंदर होर्डिंग के इल्ज़ाम हैं, उसके अंदर टैक्स एवेजन के इल्ज़ाम हैं, वो केस अलहदा चल रहा है। ये केस जो चल रहा है FIA का, ये जब इनके ऊपर इनकी डिस्क्वालिफिकेशन का केस जब चल रहा था, तो वो पाकिस्तान के लंबे तरीन केसेस में मेरा 100 आवर्स की उसकी हियरिंग हुई थी, कंटिन्यूस जो हुई थी, और वो उसके अंदर बड़े सवालात आए थे। इनके जो है हरीफ वासी साहब के वकीलों ने बहुत मटेरियल लेके आए थे, जिसके ऊपर सवालात आए थे। इनकी जो टैक्स देते रहे हैं ज़रई ज़मीन के ऊपर एनॉमलीज थी कि जनाब इतनी वो थी तो इतने टैक्स दिया गया। फिर इनके सवालात थे कि इनके मुलाजमों के ऊपर, जो कि इनके ऊपर पहले भी एक SCCP के अंदर इनसाइड ट्रेडिंग हुई थी, तो नौकरों के नाम के ऊपर बेनामी अकाउंट्स का था, तो वो एक सिलसिला भी चल रहा था।
तो सुप्रीम कोर्ट ने बाकी इल्ज़ामात जो थे, उन्होंने कहा था SCCP का भी जो इल्ज़ाम था जिसमें इन्होंने कन्फेस करके गालबन 70 करोड़ रुपया वापस कर दिया था कि जनाब हाँ मुझे पता था कि मैंने ये ख़रीदनी थी, ये मिल ख़रीदने जा रहे थे और मैंने उसी के अंदर इनसाइड ट्रेडिंग, क्योंकि उसी को कहते हैं कि मुझे मालूमात हो कि मैंने ख़रीदनी है, उसी में मैं शेयर ख़रीद लूँ। तो इन्होंने मान के कन्फेस करके जो है 70 करोड़ जो है ना वो वापस कर दिया था। तो वो मगर उन्होंने 7 करोड़ से, थैंक यू फॉर करेक्शन। तो SCCP इनके साथ उस ज़माने में बहुत लीनियंट थी कि उन्होंने इनके खिलाफ जो है एक्शन होना चाहिए था, मगर इनके खिलाफ एक्शन नहीं किया। मगर उसको सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त जो है ना कि इतना पुराना जब केस होता है तो वो कहते हैं क्लोज्ड ट्रांजैक्शन हो गई है, वो ट्रांजैक्शन ख़त्म हो गई है, जिसका बहाना हुदैबिया केस के अंदर शहबाज शरीफ साहब ने भी लिया कि उसी में अदालत ने कहा जी वो भी अब क्लोज ट्रांजैक्शन हो चुकी है, वो केस पुराना हो चुका है। मगर वो जो सारे सवालात आए थे वो FIA में, वो तफ्तीशें जो हैं वो उसकी जुरिस्डिक्शन में सुप्रीम कोर्ट के नहीं आए। उन्होंने सिंपली एक जो ये हाइड हाउस वाला था कि जनाब इसके ऊपर इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया, बाकी चीज़ों पे उनके मैंडेट नहीं था सुप्रीम कोर्ट में कि वो खुद तफ्तीश करते या कराते, या उन्होंने नहीं कहा, मगर वो फाइल चल रही थी। अब ये बिल्कुल सही कहा, सब कहते हैं कि ये बड़ी आयरनी है कि वो सारी चीज़ें जो हैं जो कि नवाज शरीफ के दौर में जो है सामने नहीं आई, तो ये सारी चीज़ें वही चल रही हैं। अब इसका बात ये है कि इसकी जो पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस बात कर रहे हैं ना आप, ये उसको कानूनी से ज़्यादा ये मरियम बीबी की तरह सियासी तौर पे लड़ना शुरू हो गए हैं। अच्छा। ये जो सारा था कि जब आप थ्रेट देते हैं, अब ये धमकी आ गई ना, जब आप अपने घर में जो है MNA और MP इकट्ठे कर लें और फिर ये आप कहें कि तख्त या तख्ता कि जनाब मैं आपकी इस्लामाबाद की गवर्नमेंट भी गिरा सकता हूँ और वहाँ लाहौर की गवर्नमेंट भी गिरा सकता हूँ, तो मेरा ख्याल है कि ये जहांगीर तरीन साहब इतने मजबूत आदमी नहीं है, इतने ताकतवर आदमी नहीं है। सिंबॉलिक था, नहीं ताकतवर आदमी इसलिए नहीं है मेरे ख्याल में। पहली बात तो ये है कि ये बुनियादी तौर पे बिजनेसमैन है। अच्छा। इन जैसे बिजनेसमैनों के लिए वो बाशानी साहब ने बड़ी अच्छी एक टर्म यूज़ करते थे कि ये संडे पॉलिटिशियंस हैं, कि ये वकला और ये बिजनेसमैन है ना सारा हफ्ता अपना कारोबार करते हैं, संडे वाले दिन जो है ना ये सियासतदान बन जाते हैं, तो ये अपने मुफादात के लिए इस काम में आए हुए हैं, तो इसलिए उनके बिजनेस इंटरेस्ट इतने ज़्यादा हैं कि वो ये लड़ाई पहली बात तक कर नहीं सकते। दूसरा बहुत ज़्यादा कंप्रोमाइज्ड हैं, इनके खिलाफ ऑलरेडी जो है सुप्रीम कोर्ट से डिस्क्वालीफाई हुए हैं, जो उनकी तफसील का साहब ने बताई कि ये इनको डिसऑनेस्ट की बेसिस के ऊपर वो किया है। SCCP से भी इनका कन्फेशन आया हुआ है कि इस तरह की बैड प्रैक्टिसेस में पहले ही मिसाल है इनके खिलाफ, ये इस तरह की हरकत पहले भी करते रहे हैं जो कि साबित हो चुकी हुई हैं कि ये बेनामी अकाउंट्स के ऊपर अपने नौकरों के नाम पे ऊपर जो है ना ये पैसे जमा कराते रहे हैं और फिर ये इनसाइड ट्रेडिंग करते रहे हैं, तो ये ब्राइट प्रैक्टिसेस के लिए भी मशहूर है। चौथा ये है, मेरा ख्याल है कि ये लड़ाई लड़ नहीं सकते, जो है ना इनके बस की बात नहीं है। कि ये पहली बात तो ये है कि ये जो साथ इस वक्त MP MNA खड़े हैं ना, अभी तो साथ वैसे पार्टी में खबे खा रहे हैं, कल को जब पार्लियामेंट के अंदर को नो कॉन्फिडेंस मोशन में जाके जब करना पड़ता है ना, तो फिर वो और बात होती है। ये साथ में खाना और होता है। उसमें से एक लगारी साहब है, वो पहले भी धमकी दे के, वो जो मुजफ्फरगढ़ के क्या नाम है जी उनका, खुरम लगारी साहब ने पहले एक बयान दिया था, फिर अपना काम करके बैठ गए थे। अब दूसरी फाइल को लेके आ गए इनके काम करवा के अब मैं देख रहा था कि जहांगीर तरीन के खाने में दोबारा पहुंच गए हैं, FIR उन्होंने सेट करवानी है। तो काफ़ी सारे इस तरह के लोग होते हैं जिन्होंने अपने काम करवाने हैं। कोई ये राजा रियाज साहब भी, उनकी भी मशहूरी ये नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा असूलों के ऊपर, नज़रियात के ऊपर लड़ाई देते हैं, वो भी काफ़ी देर से शोर मचा रहे हैं कि जनाब मुझे भी मेरे पे नज़र डालें, मैं भी एक बंदा हूँ, इंपॉर्टेंट हूँ, मुझे भी कुछ जो है ना हिस्सा चाहिए है। तो वो ये मेरा नहीं ख्याल है कि ये लोगों के सिर्फ खाना खाने से ये कल को इतना बड़ा थ्रेट जो है इस गवर्नमेंट को जो है ये जहांगीर तरीन साहब पहुंचा सकेंगे, ये गवर्नमेंट करा दें, मुझे बड़े सीरियस डाउट्स हैं। यानी इसके इन पॉलिटिकल स्टंट्स के अंदर जान नहीं है। और क्लासेस साहब, इंपॉर्टेंट बात ये है कि जिस तरह अभी कहा आमिर मतीन साहब ने कि इस पे कुछ जान नहीं है, वो इस तरह से उसको फाइट नहीं कर सकते, लेकिन ना खेलेंगे ना खेलने देंगे वाला रवैया तो इख्तियार कर सकते हैं। और हर तरफ केसेस की हवा चली हुई है,
जरा स्विस केसेस और ये जो कैप्टन सफदर वाला है इसके ऊपर भी कमेंट कीजिएगा। कैप्टन सफदर पे आमिर साहब ने बात कर ली है, वो नैब की औकात ने, जो मरियम नवाज साहबा को नहीं बुला सका, 2 छितर भी मारे उन्होंने, इनको प्याज भी खिलाया उन्होंने, इनको जूते भी मारे। इसी नैब को हमने देखा लाहौर में, पथराव भी किया, और इनको वो कहती रही है मरियम के आए मैं आई हुई, दरवाज़ा खोलें मुझे बुलाएं। नैब को अगर उस वक्त नहीं जरूरत हुई ना, नैब के चेयरमैन को, ना लाहौर में बैठे हुए इनके बाबूस की जो नैब के हैं, तो वो आके कैप्टन सफदर को पकड़ लेंगे। नंबर 1 अदालत के पास केस है ना सर मैं उसी का कह रहा हूँ, नैब नहीं करना ना, इन्वेस्टिगेशन तो उन्हीं के पास जानी है ना। फिर अभी वो डर के गए जी, हमें पता चल गया था 2-4 लाशें गिर जाएंगी, खुद ही इन्होंने डर के मारे उसकी पेशी को कैंसिल किया। आमिर साहब जितना भी बढ़ा चढ़ा के नैब को खौफ पता नहीं दहशत पेश करें, इनके तिलों में तेल नहीं। आमिर साहब उठा ही रखे हैं नैब को, ये डरपोक लोग हैं, ये कोई अकाउंटेबिलिटी वाले हैं। ऊपर से एक टेलीफोन कॉल जैसे शहजाद अकबर इनको हैंडल करता है, इनमें अगर होती थोड़ी सी डिग्निटी होती, रिस्पेक्ट होती, जिया शर होना था जो इस पर नैब का हुआ है। कोई डरता है नैब से आजकल? कोई ऐसे बातें आमिर साहब उठाई रखें, इनकी मर्जी है जनाब, जब भी चाहते हैं वो ऐसी खौफनाक। इन्होंने मौलाना फजल रहमान साहब का केस इन्होंने ब्रेक किया था स्टोरी, उस वक्त मैंने कहा था मौलाना फजल रहमान साहब की आवाज आ रही है, वो तो किसी से लोग मिलने जा रहे हैं, बात भी नहीं कर रहे हैं, गिरफ्तार होने वाले हैं। नैब पे नहीं है, अदालत के अंदर मैं केस हूँ, जमानत वो अदालत से इस पे फिर मैं बात कर लेंगे। मैं थोड़ा सा आना चाहता हूँ जिन पे मैं तो जहांगीर तरीन पे, जिस तरह इन्होंने कहा जी के डम्प्ड एंड फॉरगॉटन वाला, मेरी राय जरा डिफरेंट है इस पे। अच्छा, मैं उससे पहले हूँ, इन्होंने बड़ी एक अहम बात की है कि पंजाब में अभी कबीना का इजलास हुआ है, ये पिछला इजलास हुआ था, उसमें 3-4 बड़े इंकशाफात हुए बड़े बड़े कि शुगर के हवाले से कि हो क्या आ रहा है इस मुल्क में, लॉलेस लैंड है, कि पंजाब की शुगर मिलों में 390 यहाँ बेनामी अकाउंट्स मिले हैं। 390 बेनामी क्या होते हैं कि घर के मुलाजमों के नाम पे अकाउंट खोलो 3 से 6 महीने के लिए, उसमें ट्रांजेक्शन करके बंद कर दो, फिर आपके फैक्ट्री के ये मुलाजमीन हैं उनके नाम पे खोल दो। वो अगेन वो बेचारे 25-30 हज़ार रुपये के मुलाजिम होते हैं, लेकिन उनके अकाउंट्स में अरबों रुपए की ट्रांजेक्शन होती हैं, और टोटल इन 390 बेनामी अकाउंट्स में से 100 बिलियन रुपीज़ की जो ट्रांजेक्शन हुई हैं, ज़रा यहाँ से उसमें जहन में रखे गया। और 8 से 10 ये बैंकों में खोले गए थे, ये जितने भी थे ये अकाउंट्स वगैरह खोले गए थे, और व्हाट्सएप के जरिए सारा शुगर माफिया ना वो सट्टा खोला था। आमिर साहब ने अभी बैठ के जहांगीर तरीन को डंप कर दिया है। मेरी अभी आपने देखा है, मेरी अगर मैंने उस दिन भी कहा था कि अगर 2-4 खून माफ हो ना जहांगीर तरीन साहब को, उस लिस्ट में मेरा नाम जरूर रखेंगे, क्योंकि वो बहुत सारा समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में डिस्क्वालिफिकेशन की उनका रिव्यू पिटीशन थी, शायद उसमें हमारे प्रोग्राम का भी एक बड़ा हाथ था, वो लंबी डिटेल है। लेकिन हैमिक से डाल दिस, आमिर साहब ने 2-4 इंसानी जबिलतें भूल रहे हैं, थोड़ी सी इवन मिसालें भी भूल रहे हैं। ये हाउस ऑफ शरीफ था, इसी को भुट्टू साहब ने इनकी जदादें भी ले ली, इनके फैक्ट्रियां भी ले ली, उनके बकौल हम तबाह हो गए, बर्बाद हो गए। ये भी तो सियासी खानदान था ना, उनको जनरल जहा के दौर में थोड़ी सी स्पेस मिली, वो 3 दफ़ा इस मुल्क के वजीर आज़म भी बने, वो जेलों में भी गए, मतलब वो उन्होंने उसके बाद 3 दफ़ा वजीर आला भी बने, आज भी वो मैटर करते हैं। वो भी तो बिजनेस फैमिली थे, वो भी अगेन कहते हैं हमारे पास कुछ नहीं बचा था। अगर मियाँ शरीफ साहब खड़े हो सकते हैं, नवाज शरीफ साहब खड़े हो सकते हैं, ये शहबाज शरीफ साहब खड़े हो सकते हैं, हमजा ये खड़ा हो सकता है, मरियम हो सकती है, जो बिजनेस फैमिलीज हैं, दे आर नॉट पॉलिटिकल फैमिलीज। अपने अपने बिजनेस के लिए अपने नहीं मैं ये बड़ा अच्छी बात है। इसका बाद में वक्फे के बाद मैं भी जवाब दूंगा। वक्फे के बाद हम और स्टोरी करेंगे, इसको हम कल डिबेट कर लेंगे। मैं सिर्फ एक आपकी थोड़ी सी बात, आप बात नहीं पूरी करने देंगे मुझे, क्योंकि इनको पता है कि मैं बुलडोज करने वाला हूं इनका। नहीं बुलडोज आप कह रहे हैं, पहले चले आप कह लें, पहले मुकम्मल कर लें। मैं जुमला कहूँगा, मैं जनाब ये साख खानी साहब मोहब्बत में जो कह रहे हैं ना कि ये भुट्टो साहब है, ये शेख मुजीबुर रहमान उस दिन थे, भाई साहब ये इनके ऊपर कंप्रोमाइज आदमी है, करप्शन के उनके ऊपर केसेस नहीं थे, इवन नवाज शरीफ साहब वगैरह। अच्छा, यहाँ पे वक्त हो गया वक्फे का, मुझे बात ही नहीं पूरी करने दी। वापस ब्रेक लें जी, फिर हम कल डिबेट करेंगे। आज आमिर साहब तैयार नहीं है, ये पूरी तैयारी करेंगे, हम कल इस पे फिर बात कर लेंगे कि दुनिया में बाज इंसानी जबिलतें होती हैं, जब जबिलतों पे हम बात जरूर करेंगे। जो आमिर साहब बड़ा उनको मैसेज इग्नोर कर रहे हैं, जहांगीर तरीन नहीं आते। आपका ख्याल है ना, आपका ख्याल है। ठीक है जी, ब्रेक का वक्त हुआ है, वापस आते हैं और डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। वेलकम बैक, और डिस्कशन वहीं से कंटिन्यू करते हैं जहां पे हमने छोड़ी थी। और ये मुआहदा हो गया ब्रेक के दरमियान में कि जहांगीर तरीन इस लड़ाई को लड़ सकेंगे, सुरखरू हो सकेंगे, नहीं हो सकेंगे, कल हम इस पे बात करेंगे। एग्रीड दोनों गल बड़ी वध गई है। और ये कि जी वो जहांगीर तरीन साहब ये बंदे दिखा के इमरान खान को दबा लेंगे कि नहीं दबा लेंगे, इसका फैसला कल मैं और क्लास साहब करेंगे। लंबी डिबेट है, इनके पास ये बड़ी अच्छी स्टोरी है जो कि आज हम करना चाहते हैं। इंट्रो में आप देख चुके हैं, आज ये बात करना है।
हम ना कल फैसला नहीं करेंगे, अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू देंगे। फैसला तो जहांगीर तरीन ने करना, मैंने और आमिर बतीन ने नहीं करना कि उन्होंने ये लड़ाई लड़नी है। क्या पता आपकी सुन के कर लें। नहीं, मैं तो आर्गूमेंट दे सकता हूँ कि बाज दफा वो कहते हैं ना, एक कोट है, मामूली से मामूली आदमी भी अगर किसी से इंतकाम लेने पे आ जाए ना दुनिया में, ये बड़ा इंटरनेशनल बड़ा फेमस कोट है कि मेरे ख्याल गॉडफादर की शायद लाइन है, मारियो पुजो की, समवेयर आई रेड इट, कि बड़ी एक लाइन है कि मामूली से मामूली आदमी भी अगर किसी से इंतकाम लेने में जिंदगी में आ जाए, ताकतवर तरीन आदमी से वो जिंदगी में ले सकता है। ये गॉडफादर की मारियो पुजो की लाइन, अगर मैं गलत नहीं कह रहा। अपनी अपनी राय देंगे। आमिर साहब कहते हैं तबाह हो गया, ज्यादा होते हैं ना, वो इतनी आसानी से ज्यादा ही लड़ता होता है, जिसके स्टेक ज्यादा हो वो ज्यादा ही लड़ता होता है। जब कल इस डिस्कशन पे कल इस पे बात करेंगे। और गाड़ी के मसले आप आते हैं, ये लोगों को बड़ी छोटी सी बात लगेगी जो अभी हम बताने लगे, लेकिन हमारा एलीट कैप्चर, हमारी अशराफिया के माइंडसेट को ये एक्सप्लेन करती है स्टोरी। दैट्स द रीजन वी हैव टेकन इट अप कि यहाँ पे रूटा पे आमिर साहब ने बड़ी स्टोरीज ब्रेक की हैं, बड़ा लगा है, बड़ा इन पे दबाव आए, प्रेशर्स आए, वो चीज़ें आई कि बड़े बड़े बिग गन्स, बिल्डर्स, माफिया, हाउसिंग सोसाइटीज, अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी जो नया शहर बना रहे हैं, नया शहर बना रहे हैं, जो वह लाहौर के करीब 1.5 लाख ज़राई एकड़ को वो ले के 1.5 लाख जो मुल्क इंपोर्ट कर रहे चीज़ें, वो खैर एक अलग है, हम उस पर के क्यों हमारी एक ओपिनियन बड़ी डिफरेंट है उस पर। अब ये पता चला जो उसके साहब बनाए गए थे वहाँ पे, उनका नाम था राशिद अजीज साहब, साबिक चेयरमैन जनाब। उनका राशिद अजीज साहब को जो पैकेज दिया गया था और वो इस्तीफा दे के पिछले महीने चले गए हैं, छोड़ गए हैं, वो 1 साल पहले उनका हुआ था। उनकी मज़े की चीज़ ये है, उनका हुआ था यहाँ पे अगस्त में, या 6 अगस्त 2020 को उनका कंट्रैक्ट हुआ था, लास्ट महीने छोड़ के गए। अब उनकी जनाब 3 साल का कंट्रैक्ट था, 3 लाख रुपए पर मंथ उनकी सैलरी थी, डेवलपमेंट अलाउंस 8 लाख रुपए था, अकोमोडेशन उनका अलाउंस 2,40,000 रुपये था, यूटिलिटीज़ बिजली के बिल वगैरह, गैस वगैरह वो 1,50,000 था, ट्रांसपोर्ट अब जहाँ पे स्टोरी होने हमने करनी है वो 1300 सीसी शोफर उनको ड्रिवन व्हीकल मिलनी थी, और पेट्रोल 300 लीटर देना था, TADA वगैरह ग्रेड 22 के बराबर मिलना था, और प्लस टेलीफोन फैसिलिटी 10,000 रुपये पर मंथ, और उनको मेडिकल फैसिलिटी जो है ना वो भी ग्रेड 22 के करीब के उनको मिलनी थी बराबर, और टोटल 15 लाख रुपए उनको पर मंथ उनको मिलना था। उन्होंने सबसे बड़ा एतराज़ उन्होंने राशिद अजीज साहब ने ठोका। उन्होंने कहा 1300 सीसी गाड़ी में बैठना मेरी शान के खिलाफ है, आई वॉन्ट सिट एंड ट्रेवल इन 1300 सीसी। दूसरी बात यह है कि 300 लीटर पेट्रोल, ये भी मेरी शान के खिलाफ है, मैंने बहुत ट्रैवल करना होता है, लिहाजा 300 को उन्होंने कहा जी 500 किया जाए, और गाड़ी मुझे कोई बहुत बड़ी नई गाड़ी खरीद के कोई उसमें वो क्या 4x4 होती है, वो 4x4 हमें लेकर दी जाए। तो उन्होंने कहा, जवाब दिया गया, सारे डॉक्यूमेंट्स हैं सर, ये मैं आपको, आप सारे नज़र आ रहे होंगे स्क्रीन पे, उनको जवाब दिया गया पंजाब हुकूमत की तरफ से कि हजूर ये इस वक्त ये फैसिलिटी आपको अवेलेबल नहीं है। उसकी वजह यह है, एक तो यहाँ पंजाब हुकूमत ने पाबंदी लगाई हुई है नई गाड़ियों पे, दूसरा आपकी जो आपकी एंटाइटलमेंट है ना 1300 सीसी गाड़ी वाली है, आपकी 2700 या 3000 सीसी वाली नहीं है। उन्होंने कहा जनाब फिर भाड़ में गया आपका रूट और भाड़ में गया आपका नया शहर और आपके रूल्स एंड रेगुलेशन, मैं अगर ट्रैवल करना है तो मैं तो करूँगा इसी पे 4x4 पे, नहीं तो मैं जा रहा हूँ। उन्होंने फौरी तौर पर ज़बानी वर्बल, अब देखें सी ब्यूरोक्रेसी जब करने पे आते किसी को, उन्होंने वर्बल आर्डर पे फौरी तौर पर कहा कि यार यहाँ पे कोई गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं जो रिट्रीव करवाई गई थी और सुप्रीम कोर्ट के आर्डर्स पे करवाई गई थी। उन्होंने कहा आप एक उसमें फॉर्चूनर जो है ना वो दे दी जाए 2700 सीसी की, इनको दे दें, जब तक हम समरी कोई चलाते हैं और इनके लिए कंसेशन लेके ना नई गाड़ी जो है ना इनके लिए हम उसमें लेते हो, तो साथ पेट्रोल की लिमिट भी उन्होंने बढ़ा दी, और ये ऑक्शन के लिए खड़ी हुई थी गाड़ी, ऑक्शन होनी थी। उन्होंने कहा नहीं ये राशिद साहब को दे, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, यहाँ पे नया शहर बन रहा है, खुदा का कोई खौफ करें। खैर हो गया। अब मसूफ ने पिछले महीने इस्तीफा दे दिया फॉर वट एवर रीजन्स, वी डोंट नो क्या हुआ नहीं हुआ। अब इनके पास वो फॉर्चूनर इनके पास गाड़ी है, अब मसूफ वो इस्तेमाल कर रहे हैं पिछले कोई 1 महीने से। इनको उन्होंने लेटर लिखे कि जनाब यानी हमारे ऊपर तो ऑडिट पैरे बन जाएंगे। पहले तो ये कि आपको मिल ही नहीं सकती थी गाड़ी, पहला ऑडिट पैरा तो ये बनेगा, इसके बाद बनेगा जनाब आप इसका मिसयूज कर रहे हैं, अब आप तो चेयरमैन रहे ही नहीं, अथॉराइज नहीं है, मेहरबानी फरमाइए ये वापस करें। उन्होंने कहा ये जुर्रत किसकी है कि मुझसे कोई कि ये कहे गाड़ी करें वापस। उन्होंने जनाब एक टीम बनाई वहाँ पे, उसमें जो डिपार्टमेंट है ट्रांसपोर्ट वाला वहाँ से लाहौर से, वो टीम है, इधर बाकायदा इस्लामाबाद है। अब उनके खर्चे देखें ज़रा, देखते हैं गाड़ी रिकवर हो रही है राशिद अजीज साहब से, कोई लोगों में शर्म होती है, कोई हया होती है, कोई ग्रेस होती है। और भाई आप नहीं रहे चेयरमैन, आप एक जेंटलमैन की तरह आप उसी वक्त जहाँ पे आपने अपना इस्तीफा भेजा था साथ में गाड़ी भेजते, ड्राइवर को देख के उनसे क्लियरेंस ले लेते कि भाई साहब आई एम लीविंग, थैंक यू वेरी मच। जब तक था ये बड़ी इलीट है, ये बड़े लोग हैं। सर कैसी बात कर रहे हैं, उन्होंने कहानी पूरी गाड़ी के लिए इतनी डाली, जिसका 15 लाख का वो है पैकेज है जनाब, ये बड़ी शय है। तो बिग बम F-16 पता नहीं हमारा GF थंडर जो भी कहें, ये वो थे उस मसूफ। अब मसूफ का जरा छोटापन मुलाजा फरमाया सर,
इनके पास एक स्टाफ अफसर है, उनका नाम है उमर साहब। ये पूरी पार्टी है यहाँ पे इस्लामाबाद में, इन्होंने जनाब आके घर पे, मुलाजिम बेचारे ट्रांसपोर्ट वालों को क्या जरूरत होती है, छोटे मोटे 8वें 10वें ग्रेड के कोई अफसर एहलकार हुआ कि भाई साहब हमारे ऊपर से ये सख्ती है, ये वापस करें, हमारे पे तो ऑडिट पैरे बन जाएंगे। उन्होंने जनाब उनको गालियाँ भी दी गई हैं, ये मेरे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस है इस चीज़ का, गालियाँ दी गई हैं, उनको धक्के दिए गए हैं, निकाला गया है। और राशिद अजीज़ साहब ने फरमाया है कि जनाब क्या आप ऐसे करें, 2 दिन बाद मैंने लाहौर आने वहाँ दे दूंगा। वो 2 दिन बाद वो सुबह सवेरे फिर बेचारी कौम पहुंची हुई थी पूरी हाथ बांध के कि अलामा साहब जनाब, इनको खरबों रुपए के एसेट का इंचार्ज बनाया जा जनाब, रहा है, ये चोर पे ट्रस्ट किया जा रहा है, लेवल कि देखें। ये सारा कुछ लाहौर नया शहर बनाएंगे। अब तक मैं जब आपसे बात कर रहा हूँ, इनको रिटायर हुए नहीं, इस्तीफा दिए हुए महीने से ज़्यादा होने वाला है, अभी तक इन्होंने गाड़ी जो है ना वापस नहीं की। मैंने फ़ोन किया जनाब मेजर रिटायर उमर साहब को, जो इनके स्टाफ अफसर हैं, मैं कि मेजर साहब ये स्टोरी है ये, तो प्लीज़ इस पर अपना कोई अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे। वो ज़रा घबरा गए, क्योंकि तवक्को नहीं करते ना कि ये बात मीडिया तक पहुंच सकती है ना, हर कोई तो ये समझता है कि वी कैन गेट अवे विद मर्डर विद स्माइल। उन्होंने कहा नहीं सर जी देखें, इस तरह की अफवाहें होती हैं, लोग फैलाते रहते हैं, फलां करते रहते हैं। मैं कि हजूर अफवाहों को छोड़ें, मेरे पास तो पूरा पलंदा है, लीव अलोन, मैं तो ऐसी स्टोरी नहीं कर मैं टच करता जिसकी एक ही चीज़ की डिटेल है मेरे पास, इसमें समरियाँ भी हैं, तो डॉक्यूमेंट्स भी हैं, नोटिंग भी है, तो आप लोगों को भी सारी वारदात इसमें लिखी हुई है। आपने गालियाँ दी, वहाँ के नहीं सर ऐसी कोई बात नहीं हुई, कोई र्यूमर्स होंगी कोई ऐसे वैसे, मतलब खैर उनका पॉइंट ऑफ व्यू हम दे रहे हैं। उन्होंने डिनाई किया, सारा इनकार किया। अच्छा। लेकिन ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू मैं दे रहा हूँ सारा। सो कहने का मतलब ये है, अभी तक जब हम ये बात कर रहे हैं, अगर यही काम मेरे गांव का खुदाबश कसाई करता, कोई सरकारी गाड़ी लेके जाता भाग, इस पूरे मुल्क की आपने उसके पीछे लगानी थी पुलिस, लगानी थी आपने FIA, लगाने थे आपने लोग, और इन इल्ज़ामात पे मिस यूज़ ऑफ व्हीकल जो है आम आदमी कहेगा छोड़ो यार क्या खबर ले, इस पे यूसुफ रज़ा गिलानी को 7 साल सजा हुई है जनाब आली जनरल मुशर्रफ के दौर में। वसीम सजाद साहब चेयरमैन सेनेट नवाज थे, शरीफ की शायद का कहा ना वासिफ पे केस बना हुआ है कि उसने मरियम नवाज ने की गाड़ियां दी हुई थी, वो इस्तेमाल कर रहे थे, मरियम नवाज और नवाज शरीफ कर रहे थे अनऑथराइज्ड। अच्छा, वसीम सजाद साहब सेनेट चेयरमैन थे, उन पे ये ऑडिट पैरे बन गए थे। लेकिन राशिद अजीज साहब इतनी बड़ी तोप चीज हैं कि उनसे गाड़ी रिकवर नहीं की ठीक है, यानी जितना छोटा इशू उसको समझ आ रहा है इतना छोटा इशू है नहीं। और सर थोड़ी सी देर में जरा बड़ा मैसेज दे दीजिए। जी मैं आज का जो है आइए रहमान साहब जो हैं हमारे आइकॉन भी थे, हमारे मेंटोर भी थे, ज़िंदगी में बहुत बड़ा सीखा, और उनकी आज वफ़ात हो गई। तो हमारे सब के लिए, मेरा ख्याल जर्नलिज्म के लिए, पाकिस्तान के लिए, और हमारे ज़ाती तौर पे क्योंकि बड़ा सीखा। और साथ में हमारी बहुत ज़्यादा वो भी मेंटोरी थी, डॉक्टर बुशरा मतीन जो हैं लाहौर कॉलेज की प्रिंसिपल रही 13 साल के लिए। ये दो पिछले इसी हफ्ते में ये 2 फौतगियाँ हुई हैं, जिसका कि एक वो अपनी जनरेशन के वो लोग थे जो कि दोबारा शायद उस तरह के पैदा ना हो सके। अल्लाह ताला दर्जात बुलंद करे। और इंशाल्लाह जो हमने जिस डिस्कशन को आज इनकम्प्लीट छोड़ा है कि हम बात करेंगे जहांगीर तरीन के बारे में कि वो इसका मुकाबला कर सकेंगे कि नहीं कर सकेंगे, ये फेस ऑफ और इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें कल हम डिस्कस करेंगे अपने शो में। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।